नमस्कार, मैं उज्ज्वल आपके समक्ष एक नई पॉडकास्ट लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भार्गव जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं उज्ज्वल जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि ये बहुत ही युवा हैं और इस उम्र में हिंदी साहित्य के विषय में आपकी रुचि और समाज तक इसको पहुंचाने की जो आपकी गति है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और इस नवीन पॉडकास्ट में आप हिंदी साहित्य के विषय में अपनी रुचि समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, सभी लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए उज्ज्वल जी आप साधुवाद के पात्र हैं। और निश्चित ही आज आपके साथ चर्चा करने में, एक युवा एक तरुणाई के साथ चर्चा करने में बहुत ही अच्छा मुझे भी अनुभव होगा। इसी आशा के साथ हम चर्चा करते हैं। आज आप सभी का आभार जो हमें आज सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं। कुछ हिंदी साहित्य के सामान्य प्रश्न हैं जी, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी। हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी, कृपया इसमें मार्गदर्शन करें। देखिए, जब साहित्य सृजन की बात होती है, कहा गया है कि जब हिंदी साहित्य हो या विश्व का कोई भी युगीन साहित्य हो, उस साहित्य को लिखे जाने से पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के विषय में बात करेंगे। कहा जाता है कि जो संस्कृत साहित्य में भी जो आदि कवि कहे गए हैं वाल्मीकि, उनके समक्ष जब एक घटना घटी, एक क्रौंच युगल पति पत्नी बैठे थे और अचानक से एक भील उनमें से पति को मार देता है, छत बिछत कर देता है। तब कहीं ना कहीं उज्ज्वल जी बड़े ही ध्यान से आप सुने इसको कि उस युगल के इस घटना के ऊपर कवि का जो हृदय था वाल्मीकि का, जब उन्होंने इस घटना को देखा घटते हुए, उस क्रौंच का क्रंदन देखा, उस क्रौंच का रुदन देखा, तो उनके हृदय से जो श्लोक निकला वह था, माँ निषाद प्रतिष्ठत त्वमगा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामम ओहितम। वो श्राप के रूप में, वो करुणा के रूप में, वो उनकी दशा को देखकर निकला। और साहित्य की यही खूबसूरती है कि जो कवि होता है वो चीज़ों को बहुत ही अपने अंतर्मन से देखता है और उसको भाव को रखता है। प्रश्न आपका है कि विधाएं कौन कौन सी अगर हम कहें, तो हिंदी साहित्य में जब वाल्मीकि के इस घटना के बाद प्रथम महाकाव्य लिखा गया संस्कृत साहित्य में भी, और जब विधाएं चलती गई और आगे चलकर जब हिंदी खड़ी बोली हुई या हिंदी भाषा का जब विकास हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार के लेखन का उद्भव हुआ। हम अगर रीतिकाल की बात करेंगे या उससे भी पूर्व आदिकाल की जब चर्चा की जाती है, तो साहित्य कहीं ना कहीं काव्य के रूप में लिखा जा रहा था, कविता के रूप में लिखा जा रहा था। रीतिकाल में कुछ विरद्वावलियां या उस तरह का काव्य हमने देखा। तत्पश्चात जब हरिश्चंद्र जी का नाम आपने सुना हो, हरिश्चंद्र जी का समय आता है, तब गद्य के रूप में विकास होने लगा था। उस समय में उपन्यास की विधाएं उठ खड़ी हुई थी और एक लेखक अपनी बात को उपन्यासों के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। नाटक के भी विषय चल पड़े थे। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, आपने सुना होगा। तो उस नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने, हरिश्चंद्र जी ने बहुत ही सीधा सटीक एक उदाहरण जनता के सामने पेश किया था कि जब तक ये ब्रिटेन की रानी इस तरह से राज्य चलाती रहेगी कि उसे ना यहाँ के जनमानस का पता है, ना यहाँ की चीज़ों का पता है, और वो किसी भी प्रकार के फरमान वहाँ बैठ के सुना रही है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भारतीय समाज के सापेक्ष नहीं है। और यही बात कहीं ना कहीं भारतीय समाज के दमन का कारण बन रही थी। तो उस सीधे संदेश को देने के लिए भारतेंदु जी ने नाटक का रूप भी लिया, उपन्यास भी लिखे गए, आगे विधाएं बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे यात्रा वृत्तांत लिखे जाने लगे, कहानियां लिखी जाने लगी। उसके बाद हम और आगे देखेंगे तो रिपोर्ट आज बहुत अच्छा एक माध्यम है। भारत में चौथा स्तंभ कहा जाता है, तीसरा स्तंभ कहा जाता है, और उस स्तंभ को खड़ा होना, उस विधा का पहले से ही हिंदी साहित्य में लिखा जाना। तो इस प्रकार से कहानी हो गई, उपन्यास हो गए,
कविता हो गए, काव्य संग्रह हो गए या महाकाव्य हो गए, और पत्र लेखन, चित्र काव्य, बहुत सारी विधाओं में हिंदी साहित्य को लिखा जाने लगा, और अपनी अपनी बात हर कवि ने, हर लेखक ने, हर रचयिता ने अपने माध्यम से रखी। तो मुझे आशा है कि आप तक बात पहुंच गई होगी कि विभिन्न माध्यमों से हिंदी साहित्य में लेखन का प्रारंभ हुआ। काफी अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया, सुनकर काफी प्रफुल्लित महसूस हुआ, और कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि साहित्य का बहुत अच्छा हाथ है कि समाज को रूपांतर साहित्य ने कितने अच्छे प्रकार से किया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो इसी कड़ी में हमारा एक दूसरा प्रश्न आता है जो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, आप लोग बहुत उत्सुक होंगे कि हिंदी साहित्य के 3 प्रमुख काल कौन से रहे होंगे, अगर हम 3 कालों की बात करें। जी 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 जी, ये आपका प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से है। इतिहास लेखन की परंपरा गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान हुए हैं। उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की प्रथम प्रयास उन्होंने किया, है ना। और उस परंपरा से लेकर फिर बहुत सारे हिंदी साहित्य के लेखक हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। गारसा दतासी, है ना, ग्रियर्सन, उसके बाद भारतीय मूल के लोग जिन्होंने हिंदी साहित्य के मिश्र बंधु विनोद एक ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर लिखा गया है। गारसा दतासी के ग्रंथ को भी माना जाता है बड़ा ही रचनात्मक रूप से। उन्होंने लगभग 1000 हिंदी के जो कवि लेखक हैं उनका परिचय उसमें दिया है। फिर उसके बाद ग्रियर्सन का भी अच्छा व्यवस्थित काम रहा। फिर उसके बाद मिश्र बंधु विनोद का कार्य उतना संतुलित ढंग से नहीं कहा जाता। तो उस परंपरा के बाद जो कवियों, जो लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, उनमें प्रमुख नाम लिया जाता है रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने बड़े ही व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। डॉक्टर नगेंद्र, उसके बाद की परंपरा अगर हम देखें, बच्चन सिंह जी ने भी बड़ा व्यवस्थित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से पुस्तक लिखी है। तो इन ग्रंथों का नाम मैंने आपको इसलिए बताया कि ये परंपरा हिंदी साहित्य के लेखन की थी, इतिहास की। और आपने प्रश्न किया है कि हिंदी साहित्य के 3 काल कौन से हैं, तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास से ही हम उठा के इसको देखेंगे। सबसे पहला काल जो कहा जाता है, जैसे हम आदिकाल कहते हैं, है ना। आदिकाल का जो समय था तो उसमें हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा जब प्रारंभ हुई वो संत कवियों से हुई, है ना। और उस विषय को लिखा जाने लगा, है ना। आदिकाल के बाद हम अगर बात करें तो फिर काल आता है हमारा भक्ति काल, है ना। दूसरा काल अगर कहें तो उसमें संत कवियों से हुआ प्रारंभ। संत कवियों ने अपनी बात को भारतीय इतिहास का जो पहलू है उसमें कहा जाता है कि संत कवियों ने जो ईश्वर के प्रति आराधना है उसके विभिन्न ढंगों को अपनी कविताओं में निकाला। तो उसके बाद अगर हम कहेंगे तो रीतिकाल फिर तीसरा आता है ना। लगभग शुक्ल जी के अनुसार लगभग माने तो 1300 से 1700 तक का जो काल है वो रीतिकाल का रहा। और रीतिकाल में विभिन्न राजाओं के विषय में लिखा गया, बहुत ज़्यादा उनकी स्तुतियाँ करना, उनके राजाओं के वर्णन करना, वो बात आने लगी। उसके बाद अगर चौथा हम काल कहें तो वो आधुनिक काल है, और आधुनिक काल में भी फिर काल का विभाजन है। तो 4 रूपों में वैसे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के कालों को बांटा गया है। सबसे पहले वीर गाथा काल है, उसके बाद भक्ति काल की बात होती है, उसके बाद रीतिकाल की बात होती है, और अभी वर्तमान में जो चल रहा है वह आधुनिक काल के रूप में कहा जाता है। उसका भी परिवर्तित रूप अभी हिंदी साहित्य में जायमान है, चल रहा है। सारे कालों की बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में आपने कवियों के नाम लिए जी, और मेरे जानने में जितने ज़्यादा कवि हैं तो उनमें से कई कवि सबसे जो प्रख्यात कवि हैं किताबों में, मेरी किताबों में, मेरे मित्रों की किताबों में, वो है कबीरदास। कबीर और सूरदास और तुलसीदास काव्य शैली में क्या अंतर है? 3 कवि हैं हमारे प्रमुख किताबों के, उनकी शैलियों में क्या अंतर है? जी,
कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। देखिए बहुत अधिक प्रचलित एक दोहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और अब के कवि खग्योत सम चहते करत प्रकाश। तो सूर सूर्य हैं कविता में, लेखन में, या जो उनकी लेखन की विशिष्ट शैली है उसमें सूर्य के समान सूर्य को कहा गया है। तुलसीदास को जिसने भी ये दोहा लिखा है उन्होंने कहा कि तुलसीदास शशि अर्थात चंद्रमा के समान है ना। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के केशवदास, और केशवदास को कहा गया उड़गन। उड़गन अर्थात होते हैं सितारे, आसमान के जो सितारे हैं, तारे हैं, उनको केशवदास जो कवि हुए हैं उनके विषय में कहा है। और अब के कवि खद्योत्सम, खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, और आज के जो कवि हैं वो कैसे हैं, जुगनू के जैसे हैं। एक उपमा करने का प्रयास इस दोहे में किया गया है। तो यहाँ भाषा की बात हम कर रहे हैं, कबीर, तुलसी और सूरदास जी की। तो आप ये बात जानिए कि कबीर की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी अर्थात मिश्रित भाषा है उन्होंने, साधुओं की वाणी जिसे कहा गया है। उसमें आपको राजस्थानी के शब्द भी मिल जाएंगे, पंजाबी शब्द मिल जाएंगे, और भी इस नानक के जो लेखन परंपरा है उससे कहीं ना कहीं मिलती हुई है। तथा साधुओं की जो बोली थी इसीलिए उसे सदुक्कड़ी कहा गया। कबीर के विषय में कहा गया है कि भाषा का डिक्टेटर अगर किसी को कहा जाता है तो वो कबीर है। क्यों? क्योंकि उनने अतरंगी भाषा का प्रयोग किया है अपने उसमें। एक साधु की जो भाषा होती है, सदुक्कड़ी जो भाषा होती है, वो प्रयोग उसने कबीरदास ने किया है। तुलसीदास जी की अगर हम बात कहें तो उन्होंने जो उनकी भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भी है, और संस्कृत निष्ठ में भी अवधि का पुट उसमें है। अवधि आपने सुनी होगी, अवधि जैसे रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो अवधि भाषा में उस ग्रंथ को लिखा गया है। अवधि भाषा का प्रचुरता उनकी साहित्य में पाई जाती है, लेकिन वो संस्कृत के भी मर्मज्ञ थे। हम उनके जब रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि संस्कृत के श्लोक उन्होंने बड़े ही व्यवस्थित ढंग से भाषागत दृष्टियों से एकदम शुद्ध श्लोक उन्होंने लिखे हैं। इसका अर्थ ये है कि उन्हें संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। तो संस्कृत निष्ठ अवधि भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। बहुत सारे हम दोहा, चौपाई, उनके छंद सब ये सब पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है तुलसीदास जी की भाषा और उनकी अवधि के साथ साथ संस्कृत निष्ठता, संस्कृत से अवधि का संबंध बैठा के उन्होंने भाषा को लिखा है ताकि वो जन सामान्य तक पहुंच जाए। तीसरी बात अगर हम कहें सूरदास जी की, तो सूरदास जी की भाषा जो है वह मिली हुई है किससे, ब्रज भाषा। ब्रज की जो भाषा है, ब्रज की भाषा को ही उन्होंने अपनी मुख्य भाषा के रूप में सूरदास जी ने बनाया है। और ब्रज की भाषा को लेने का कहीं ना कहीं कारण यह रहा कि उन्होंने ब्रज की जो अटखेलियां रही कृष्ण की, जो बालपन रहा, उसको उसी भाव में प्रस्तुत करने का मंतव्य सूरदास जी के हृदय में रहा होगा, और इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा को ब्रज रखा। और ब्रज के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग है और ब्रज का भी प्रयोग है। तो ये तीनों कवि जिनके आपने नाम लिए मेरे साथ, कबीरदास की अगर हम बात कहें, सूरदास जी की बात कहें, या तुलसीदास जी के, तीनों के तीनों कवि हमारे भक्ति काल के हैं, है ना। कृष्ण भक्ति के सूरदास हैं और राम भक्ति के तुलसीदास जी हैं। कबीरदास जी की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा सुने गए ऐसा विषय मैं मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन तथापि मैं यह कहूँगा कि कबीर ने अपनी जो साखियां हैं उन्होंने उसमें समाज के हित की जो बातें हैं उनको कहा है। कबीरदास की जब हम सूक्तियां को उठाएंगे या उनके जो दोहे हैं या उनके पद हैं, तो उन्होंने समाज को क्या सही है क्या गलत है उस बात को उन्होंने अपनी उसमें बताया है ना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित मुआ न को, इस तरह की जो उन्होंने सीख की जो बात कही है वो कबीर की भाषा है। तो जल्दी आपकी जो परंपरा है, आप जो जिस उम्र में हैं और हिंदी भाषा के जो अध्येता हैं या हिंदी के विषय में जो जानना चाहते हैं, उनको इन तीनों कवियों को विशेष रूप से इनके विषय में ज्ञान होना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनकी भाषा का जो समन्वित रूप है उसको जानना चाहिए।
धन्यवाद। जैसे कि आपने सॉरी। कबीर दास ने एक समाज सुधारक की तरह कार्य करा और उनका कार्य प्रशंसनीय था। आज हम उन्हीं के दोहे पद पढ़ के ही बड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम आता है, प्रेमचंद्र जी। तो हम हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद्र को सम्राट क्यों कहते हैं? देखिए, प्रेमचंद वास्तव में हिंदी साहित्य में उपन्यास के क्षेत्र में सम्राट कहा जाए अतिशयोक्ति नहीं है। प्रेमचंद जी ने उर्दू के रूप में, हाँ, उर्दू साहित्य को लिखना प्रारंभ किया था। पहले उन्होंने अपनी भाषा को उर्दू रखा और उर्दू में लिखना प्रारंभ किया। जब हिंदी लेखन में वह आए और उन्होंने हिंदी में उपन्यासों का लेखन किया, तब अद्भुत अकल्पनीय उपन्यासों की रचना उन्होंने की। जब आप प्रेमचंद जी के उपन्यास को पढ़ेंगे, गबन पढ़ें, गोदान पढ़ें, रंगभूमि पढ़ें, निर्मला पढ़ें, जिस भी उपन्यास का अध्ययन आप करेंगे तो आप जानेंगे कि वो उनके समक्ष चलने, उस उपन्यास में चलने वाली कथानक, पात्र, कथोपकथन, देश, काल, उद्देश्य या शैलियां जो भी उसमें मिश्रित हैं, उनमें एक अद्भुत समय का सामंजस्य है। आप आज पढ़ेंगे तो आपको एक लगेगा कहीं ना कहीं यह घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं इनका संबंध समाज से है। बिल्कुल समाज की बातें वो करते थे। हम गोदान उपन्यास को पढ़ेंगे और उसमें जो पात्र हैं, किस तरह से गाय के दान तक की बात वहाँ पर आती है और किस तरह से एक सामान्य सा किसान, एक जो सूदखोर होता है, किस तरह से वो पैसे का एकत्रीकरण करता है, लोगों को का दमन करता है। वो सारी बातें जो समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त रही होंगी उस काल में भी और अभी तक हम देखते हैं, वो उस पूरी स्वरूप को अपने उपन्यास में दर्शा देते हैं, है ना। गबन आप उपन्यास पढ़ेंगे तो गबन में कैसे धन का अपव्यय करके या धन को गलत जगह पर इस्तेमाल करके कैसे उसका जो पात्र होता है, मुख्य पात्र, वो फंस जाता है और वो पूरी कहानी कहीं ना कहीं धन को लेकर, उसकी अनियमितताओं को लेकर कही जाती है। वो चीज़ आज भी है। आज आप कहीं भी देखें, अगर कहीं धन के विषय में चर्चा होती है या धन की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं वो कहानी कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होगी। तो वो कनेक्टिविटी समाज के साथ, वो जुड़ाव, वो सामाजिक रूप से उतरे हुए उपन्यास उन्होंने लिखे और बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा लेखन है। प्रेमचंद जी को ही कोई अच्छे से पढ़ ले अपने जीवन में तो बहुत बड़ा विषय है वो। आप गणना नहीं कर सकते, इतने उपन्यास, इतनी कहानियाँ, इतनी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और ऐसी लिखी हैं कि आप जब भी, जहाँ भी, जैसे ही पढ़ने बैठेंगे आपको प्रेमचंद उपन्यास में सम्राट के रूप में ही दिखाई देंगे। ये बात सत्य है। अगर हम प्रेमचंद्र जी को ही पढ़ने बैठे तो शायद ये कि एक जीवन कम पड़ जाए, क्योंकि सम्राट की जीवन लेखनी को समझना इतना भी सरल नहीं है। उपन्यास के सम्राट की जीवन, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में गोदान उपन्यास की मुख्य विशेषताएं जो आपने अभी बताई दी हैं, और इसमें अगर आप थोड़ा प्रकाश और डाल सकें। देखिए, गोदान उपन्यास जो है वो एक ऐसे सामान्य से मानव की कहानी है जो बहुत सीधा साधा है ना। हरिया शायद उसका पात्र है और उसके जीवन में जितने भी संकट चलते हैं, जितनी भी चीज़ें वो अनुभव करता है सामाजिक परिक्षेत्र के बीच में, वो सारी कहानी गोदान में कही गई है। बहुत पहले मैंने सन 2014 में शायद गोदान पढ़ा था और तब से जो भी स्मृतियों में हैं, उस स्मृति के अनुसार यही कहूँगा कि गोदान उपन्यास एक सच्चे सीधे साधे मानव की कहानी है। उसको आप जब भी पढ़ेंगे आपको अत्यंत रसानुभूति होगी किस प्रकार से एक उपन्यासकार एक पूरी कहानी को गढ़ देता है और उसमें एक सामान्य से मानव की पूरी बात सहजता से, सरलता से कह देता है। यही गोदान उपन्यास की विशेषता है। तो बिल्कुल आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि एक बार अपने जीवन में प्रेमचंद्र को जरूर पढ़ें, और अगर प्रेमचंद्र को पढ़ रहे हैं तो उनका उपन्यास गोदान जरूर पढ़ें, काफी प्रसिद्ध है। और अगर हम हिंदी साहित्य पे लौट कर आए तो तत्सम, तद्भव और देजस, देशज जी, देशज, इन शब्दों में अंतर समझाइए जी। देखिए, जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो भाषा का परिष्कृत रूप अत्यंत आवश्यक होता है और भाषा की समझ,
क्योंकि उपन्यासों को विभिन्न कलेवरों में जो उनके लेखक हुए हैं उन्होंने लिखा है। हम जैसे बहुत सारे उपन्यास हैं जिनमें अन्य भाषाओं का भी प्रयोग है, और हिंदी का स्वरूप अगर हम कहें, जो हिंदुस्तानी हिंदी आज पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, विभिन्न परीक्षाओं में जो लगी है, या फिर जिसका प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी उभर कर आई। और उसमें हमने देखा कि उसमें उर्दू के भी सब शब्द सम्मिलित हैं, फारसी के भी हैं, फ्रेंच भाषा के भी हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं। तो विभिन्न भाषाओं से शब्द संग्रहित हैं और उसमें विशेष रूप से संस्कृत के शब्द हैं। अब तत्सम और तद्भव शब्द जो होते हैं वो दोनों ही प्रकार के शब्द संस्कृत से जुड़े हुए हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश जो शब्द हैं वो संस्कृत से लिए हुए हैं, और तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के जो शब्द हैं वो सीधे संस्कृत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे तत्सम शब्द वह हैं जो सीधे संस्कृत से उसी रूप में प्रयोग कर लिए गए हिंदी में, उनको हम तत्सम कहते हैं, उसके जैसा, उसके समान। तत्सम, तत् मतलब वह और सम मतलब समान, और तद्भव मतलब उससे उत्पन्न। जैसे घृत शब्द है, और घृत शब्द किससे उत्पन्न है? घृत से उत्पन्न कौन सा शब्द हुआ हिंदी में? घी। घृत मतलब घी, तो घृत का क्या हो गया? घी। तो ये तद्भव शब्द हो गया, घी, है ना। जैसे और भी शब्द आप देखेंगे उसमें, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो तत्सम या तद्भव शब्द हैं जो उनको लिया गया। तत्सम मतलब उसके समान ही प्रयोग कर लें, दीपकम, दीपक, है ना, मतलब ज्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं। हाँ, मतलब उसको उससे उत्पन्न नहीं है, है ना। बुंदेली भाषा में भी आप बहुत सारे शब्द ऐसे देखेंगे जो संस्कृत से आए हैं, है ना, तद्भव हैं, उससे उत्पन्न है। हिंदी में भी बहुत सारे हैं, हिंदी में भी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी तद्भव शब्द बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको घृत का दिया, घृत से घी हो गया, और ये बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप देखेंगे कि वो उससे उत्पन्न है, उस सब शब्द से, हिंदी के संस्कृत के शब्द से उत्पन्न होकर वो हिंदी में उस रूप में ले लिए गए हैं, है ना। दही शब्द है, तो वो किससे बना है? दधी से, दधी, है ना। दधी का शब्द का तद्भव है, हाँ, दही, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो तत्सम आप समझ गए, उसके समान ही आपने रूप ले लिया, दीपक का दीपक ले लिया, है ना। और तद्भव में उससे प्रेरणा लेकर जो, हाँ, या उससे उत्पन्न, प्रेरणा नहीं, उससे उत्पन्न। प्रेरणा अलग विषय है और उत्पन्न होना उससे अलग विषय है। तो उत्पन्न होना, घृत शब्द से उत्पन्न होकर एक नया शब्द हिंदी में ले लिया, वो घी हो गया, है ना। या फिर एक और उदाहरण जैसे दधी का दही हो गया, और भी बहुत सारे शब्द हैं, ये हो गए। देशज शब्द जो देशज भाषाओं से लिए जाते हैं, है ना, तो उस प्रकार के शब्द हम आप बात करेंगे तो वो देशज शब्दों में आते हैं, है ना। जहाँ कहीं की इस पर बोली है उससे सब शब्द उठाकर लिया जाए वो देशज हो जाता है ना। अभी उदाहरण अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे शब्द हैं, स्मरण में नहीं है, लेकिन कहीं विशिष्ट भाषा से जो शब्द हम क्षेत्रीय भाषा से उठा के सीधा ले लें तो उसे देशज शब्द कहा जाता है। 3 प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में आपको मिलेंगे। अगर मैं पूछूं कि हिंदी में हम गद्य और पद्य को किन चीजों पर अलग करते हैं, मतलब गद्य और पद्य कैसे अलग है और किन पैरामीटर्स में हम उसे अलग करते हैं? जी, देखिए, लेखन की दोनों विधाएं हैं, गद्यात्मक और पद्यात्मक। संस्कृत में चंपू काव्य भी कहा जाता है। चंपू का अर्थ होता है दोनों का सम्मिश्रण, मतलब उस काव्य को आप पढ़ेंगे तो आपको गद्य भी मिलेगा और पद्य भी मिलेगा। जैसे पंचतंत्र है, हाँ। पंचतंत्र में आप गद्य भी पढ़ते हैं, पद्य भी पढ़ते हैं। और हितोपदेश है, बहुत सारी कहानियों के इस प्रकार से, या अलग चंपू काव्य भी कहा जाता है उसको संस्कृत में, चंपू। तो वो गद्य पद्यात्मक है। अब आपका प्रश्न है कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। तो संस्कृत में भी गद्य और पद्य की अलग अलग परंपरा है, हिंदी साहित्य में भी है।
पद्यात्मक रचना जो होगी उसमें लय होगी, सुर होगा, ताल होगा, मात्राओं की एक निश्चित संख्या होगी, उसे हम पद्यात्मक कहते हैं, है ना। जैसे चौपाई हो गई, भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय, तो उसमें 16-16 मात्राओं की यति के आधार पर एक छंद हो गया, उसे हम पद्य कहेंगे। उसको हम गा भी सकते हैं, विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ भी गा सकते हैं, या फिर कविता का लिखा जाना या फिर गीतों का लिखा जाना, तो उसमें सुर ताल सबका नियम रहता है। अब और आगे बात चल गई है तो अब अतुकांत कविताएं भी आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गाने की क्षमता उसको या कहने का ढंग कविता के जैसा होता है, गीतात्मक होता है। तो ये गद्य पद्य हो गया, और गद्य में इन सभी नियमों को देखा नहीं जाता, जो बात है उसको लिखा जाता है विस्तृत रूप में, तो वो गद्य कहलाता है। उसमें निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, ये सब गद्यात्मक रचनाएं हैं, विधाएं हैं। तो अब एक सवाल उत्पन्न होता है कि हिंदी साहित्य में आंचलिकता जी का महत्व बताइए। अभी हम चर्चा कर रहे थे आंचलिकता, जैसे उपन्यास की बात की हमने। आंचलिक उपन्यास अलग से भी होते हैं, और आंचलिकता का मतलब, आंचलिक शब्द का आप अर्थ में बात करें तो आंचलिक शब्द का अर्थ होता है किसी अंचल से, जैसे अंचल क्षेत्र से संबंध है, जैसे बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड अंचल हो गया एक। अब हाँ, उस क्षेत्र विशेष से, तो उस क्षेत्र विशेष की बात जहाँ की जाती है वहाँ आंचलिकता होती है। अब आंचलिकता साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिया गया कि देखो भाई, ये जैसे अभी आप बुंदेलखंड की हमने बात की, तो बुंदेलखंड में आपने आला उदल की बात सुनी होगी, आला खंड है या आला उदल की वीर गाथाओं पर लिखा हुआ साहित्य है, तो वो आंचलिक साहित्य हो जाएगा। हाँ, और जैसे हमारा जो दतिया क्षेत्र है या ओरछा है, यहाँ पर हरदौल की गाथाएं हैं, कथाएं हैं, नाटक हैं, है ना। तो ये जो हरदौल की कथाएं हैं, नाटक हैं, गाथाएं हैं, ये सब आंचलिक साहित्य है। या फिर हम आगे बढ़ेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहाँ की बात या वहाँ की मिट्टी की बात या वहाँ के लोगों की बात जब कही गई होगी तो वो वहाँ के आंचलिक उपन्यास होंगे, आंचलिक कहानी होगी, आंचलिक कविता होगी। तो यही साहित्य में आंचलिकता है, किसी विशेष क्षेत्र में उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई चीजों को लिखना, उनके ऊपर साहित्य का सृजन होना, साहित्य का लिखा जाना ही आंचलिकता है। छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है? देखिए, ये साहित्य की विधाओं में ही आते हैं, या हम कहें, जब हमने काल विभाजन की बात की थी तो उसमें चौथा काल हमने बताया था आधुनिक काल, और आधुनिक काल का भी जब हम विभाजन करते हैं तो उसमें भी छायावाद की बात होती है और प्रगतिवाद की बात होती है। अब छायावाद क्या है और प्रगतिवाद क्या है, ये आपको समझना होगा। छायावाद का जो उदय है, प्रसाद, पंत और निराला, ये तीन कवि मुख्य रूप से लिए गए हैं, और महादेवी वर्मा भी उस परंपरा में कहीं ना कहीं आ जाती हैं। तो ये छायावाद का लेखन करते हैं, और छायावाद का अर्थ है प्रकृति की छाया को मनुष्य की चेष्टाओं से जोड़ना, अर्थात प्रकृति में दिख रही चीजों को मनुष्य की जो क्रियाकलाप हैं उनसे कहीं ना कहीं संबंध उनमें स्थापित करना, वो छायावाद कहलाता है। पंत सुमित्रानंदन पंत जी ने बड़ा ही अच्छा छायावाद पर लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की भी हम कविताएं पढ़ते हैं तो वो भी छायावाद से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं होती हैं। जैसे आपने सतपुड़ा के घने जंगल एक कविता सुनी होगी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। अब ये ऊँघना अनमना होना किसके गुण है? ये मानव के गुण है, लेकिन जोड़ा किससे है? पेड़ पौधों से या जंगल से जोड़ दिया। तो यही मानवीकरण है, यही छायावाद है कि प्रकृति में मानव की चेष्टाओं की छाया पड़ना, वही कहीं ना कहीं छायावाद है। कि बात तो हो रही है प्रकृति की, हाँ। या प्रकृति में मानव की चेष्टाएं दिखाना, या मानव में प्रकृति की चेष्टाएं दिखाना, है ना। यहाँ पे जो ऊँघते अनमने जंगल दिखाए जा रहे हैं, ये मानव के जो गुण हैं, ऊँघना, अनमना होना, या उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसको प्रकृति में दिखाया कि कैसे जंगल है भैया, ऊँघते लग रहे हैं, अनमने से लग रहे हैं। और भी आगे कविता पढ़ेंगे तो और उसमें मानवीयता के गुण दिखेंगे आपको।
ऐसे ही किसी ने एक और कविता लिखी है कि भैया बादलों का साफा बांध कर बैठा है किसान, और वो उसमें चित्र जब बनाते हैं तो वो किसान जो है, किसान बनाया है पहाड़ को, और उसमें साफा जब आप देखेंगे तो पर्वत में उनका आसमान का में जो बादल हैं, उन बादलों का, उन मेघों का साफा है, और उसका आंचल नदी को बनाया है, या फिर उसकी जो धोती है वो नदी है। तो ये पूरा का पूरा मानव का दृश्य प्रकृति में दिखाया गया है, तो ये छायावाद है। अब प्रगतिवाद जो आता है काल, वो कविता में नवलेखन की परंपरा को उत्पन्न करता है। तो ये कहते थे कि अभी तक पेड़, पर्वत, फूल, ये सब उपादान हैं कविता लिखने के, ये कविता लिखने के साधन है। उपादान अर्थात साधनों की बात कर रहे थे। तो कह रहे ये सब जरूरी नहीं कि यही अकेला साधन हो। अब साधन क्या है? बोले अब हर चीज पे आप कविता लिख सकते हो, हर अनुभूति पे आप कविता लिख सकते हो, कहानी लिख सकते हो, उपन्यास लिख सकते हो। मतलब आपका क्षेत्र सीमित नहीं है, आपके पास हर चीज है। इस कमरे में रखी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम कविताएं लिख सकते हैं, जिन पर हम कहानी लिख सकते हैं। हम कुछ नहीं तो यहाँ रखी हुई एक पानी की बोतल या मेज या उस कुर्सी के ऊपर भी कविता आप लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं। काफी लिखी गई है, हाँ, पढ़ी होंगी आपने। तो अब क्षेत्र विस्तृत हो गया है। तो प्रगतिवाद कहीं ना कहीं, प्रगतिवाद इस बात को कहता है कि भैया कहानी या कविता या किसी भी उपन्यास की विधा के लिए आपके पास उपादान या आपके जो विभिन्न साधन हैं वो कम नहीं है भैया। आप किसी के ऊपर भी कविता कहानी लिख सकते हो, आपका क्षेत्र विशाल है। इस ब्रह्मांड में व्याप्त हर एक चीज आपकी कविता का उपादान या साधन बन सकते हैं। यही सामान्य सा अंतर आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैं ये पूछना अब चाहूंगा कि राग दरबारी क्या होता है? देखिए, श्रीलाल शुक्ल जी की लिखी हुई एक कृति है राग दरबारी, और राग दरबारी उपन्यास है। और इस उपन्यास में एक बहुत ही अद्भुत व्यंग्यात्मक लेखन है। किस प्रकार से व्यंग्य के रूप में पूरी एक उपन्यास को लिख देना अद्भुत कृति है। जब भी आपको समय हो या जब आप थोड़ा सा बोध विकसित हो, सभी को इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए, राग दरबारी, है ना। तो इस किस प्रकार से उसमें पूरी कहानी को व्यंग्यात्मक रूप में, समाज के आसपास की चीजें जो घट रही होती हैं उसको व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है इस उपन्यास में। बातें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, एक के बाद एक बात आती है ना। और मास्टर साहब या उसमें जो अन्य जितने भी किरदार हैं, जितने भी इसमें आपको मिलेंगे जल्दी रैंडमली बदलते हुए किरदार, तो ये सब के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज में चल रही बातों को इस उपन्यास में लिखा गया है। राग दरबारी, है ना। आप पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेगा आनंद आता है। बहुत अच्छा उपन्यास है, सभी को पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए एक और सजेशन है कि राग दरबारी जरूर। राग दरबारी काफी अच्छा उपन्यास सुनने में मिला है। अब हम हिंदी उपन्यास के बारे में सोचें तो आज के समय में हिंदी साहित्य के लिए कौन कौन सी चुनौतियां नई उत्पन्न हो रही हैं? जी हाँ, चुनौतियां किसी भी साहित्य के लिए हर समय व्याप्त रहती हैं। और आज का अगर वर्तमान परिदृश्य देखें तो बहुत सारी परंपराएं ऐसी हुई हैं कविता की, पाठ की या फिर पुस्तक लेखन की, कि एक अच्छा सकारात्मक वातावरण निर्मित है। तथापि लेखन में गंभीरता की समस्याएं बहुत व्याप्त हैं, जिन्हें हमें बड़े ही गंभीरता के साथ उस विषय को लेना चाहिए। जिनमें अगर हम जब लेखन की बात होती है तो कहानियों की जो भाषा है उसी को अगर हम ले लें तो भाषा में बहुत सारी चीज़ों को सकारात्मक रूप से लिखने की आवश्यकता है। बहुत सारे लेखक यह भी चिंतन करते हैं क्या हम खड़ी बोली हिंदी का स्पष्ट रूप से तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखन लिखेंगे तो उसको लोग पसंद करेंगे या नहीं, या हम मिलीजुली भाषा बहुत अधिक कर दें। जैसे आजकल समाचार पत्रों में आती है, जो प्रथम पंक्ति ही है, मुख्य पंक्ति जो होती है समाचार की, उसमें ही
अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो भी एक समस्या है। दूसरा, प्रचलित होने के लिए जो कौतूहल एक लेखक के मन में रहता है, वो भी एक समस्या है कि आज हम कैसे अपने उपन्यास को, अपनी कहानी को, अपनी बात को प्रचलित कर पाएँ। तो उसके लिए लोग बहुत सारी विवादों को भी सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो शायद ये उपन्यास चल जाए, या ये कहानी चल जाए, या इस तरह का गीत चल जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कवि, लेखक, उपन्यासकार अपनाने लग गए हैं, और ये दिशा मुझे कहीं न कहीं ठीक नहीं लगती कि हम अपनी लिखी हुई बात को जनता में इस प्रकार से प्रक्षेपित करें कि उसको पढ़ने के लिए लोगों में कौतूहल उत्पन्न इस तरह का कर दिया जाए, जो कि आपके कंटेंट से ज़्यादा आपका जो कलेवर है कहानी का, कविता का, उससे अधिक कहीं न कहीं आपकी जो मौखिक प्रसिद्धि है, उसकी ओर चला जाए। ये भी एक संकट है। लेखन में लिखने वाले बहुत हैं आज भी ऐसा नहीं कह सकते हम कि लोग लिख नहीं रहे हैं या लोग समझ नहीं रहे हैं, तो वो सकारात्मक भाव है। ये अच्छी सूचना है पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए, कि लोग लिख भी रहे हैं और पढ़ाई। अब तो विधाएँ बदल गई हैं। जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अंतर्जाल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें साहित्य के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिन पर हम कहानियाँ सुन भी सकते हैं, उपन्यास सुन सकते हैं, गीत सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पटल हैं जिन पे हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। है ना? आजकल अमेज़न किंडल का ज़माना है। किंडल में लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएँ पढ़ते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ना पसंद कर रहे हैं लोग, सुनना भी पसंद कर रहे हैं। तो ये तो सकारात्मक वातावरण है और निश्चित रूप से एक नई दिशा की ओर लेखन है। कभी भी हमारे गोपाल दास नीरज जी की परंपरा के अनुसार अभी भी कवि इतने प्रसिद्ध हैं हिंदी के कि उनकी जो एक-एक कवि सम्मेलन होता है, उनमें हज़ारों दर्शक उमड़ पड़ते हैं, और उनकी जो फ़ीस है, उसको भी सुन के शायद जो एक परंपरा पर लिखने वाले कवि हैं या ढर्रे पर चलने वाले कवि हैं, वो चौंक जाएँ, और इतना पैसा इसको एक कवि सम्मेलन का मिलता है। तो ऐसा भी है, तो ये कहीं न कहीं सकारात्मक चीज़ें हैं हिंदी साहित्य में। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रश्नों को यहीं विराम देना चाहूँगा, और हमारे दर्शकों के लिए आपकी कोई राय हो, कोई पुस्तक हो, कोई गद्य हो, कोई पद्य हो, कोई साहित्य हो जो हमारे दर्शक पढ़ सकें, और आपकी कोई ज्ञान हो, आप जो भी अपना साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, कृपया। निश्चित रूप से उज्ज्वल जी, आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट किया, और साहित्य के क्षेत्र में हमारी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, या साहित्य में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, रसानुभूति। साहित्य को पढ़ के भी हम उसमें रस अनुभव करते हैं। नवरस का विषय साहित्य का ही है, और उस अनुभूति को जब हम करते हैं तो उसको समझने वाले लोगों की संख्या कतिपय ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो बनी रहे, लोग अच्छा साहित्य पढ़ना चाहें, अच्छा साहित्य लिखना चाहें, या लिखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतनी चीज़ें आपको लिखने के लिए आपके विषय में आपके दिमाग में आएंगी, और जितने अच्छे श्रोता बनेंगे आप या पाठक बनेंगे, आपकी गति साहित्य के प्रति रहेगी। और निश्चित रूप से जो कोई भी कभी का भी साहित्य उठा के पढ़ेगा, और अच्छा साहित्य जिसमें हम प्रेमचंद ले लें, अगर हिंदी साहित्य में बहुत रुचि है, प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, है ना? जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ें, निराला जी को पढ़ें, महादेवी वर्मा जी को पढ़ें, और भी एक बड़ी परंपरा है लेखन की। तो हिंदी साहित्य में इन सभी को पढ़ेंगे तो एक रुचि आपकी जागेगी, और निश्चित रूप से बहुत परिश्रम करके बहुत अद्भुत चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, जो कि हमें दुनियादारी को भी समझाती हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा परिश्रम मैंने भी किया है भावाक्षर कविता संग्रह का। नई पीढ़ी है, आप अगर कविता लेखन में, कविता पठन में रुचि है तो उसे ही पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य के धुरंधरों की एक बड़ी श्रृंखला है, उस श्रृंखला से आप जुड़ें, हिंदी साहित्य को पढ़ें, निश्चित ही ये आनंद का विषय है। धन्यवाद मेरे दर्शकों। आज आप सबसे मैं यहीं पर समय लेना चाहूँगा। आज का समय हुआ है पूरा, और अगर आप सब उत्सुक हैं भावाक्षर को पढ़ने के लिए, जो कि
डॉक्टर कपिल भार्गव जी ने लिखी है, तो उसकी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सब भाव का भी लुत्फ उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है जो मैंने पढ़ रखी है। तो आप सर से यही मैं विराम लेना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।